पास आता हूं और प्रोफेसर रविकांत जी, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का चुनाव काफी गहमा गहमी वाला चुनाव है, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने जो आज ट्वीट किया है वीडियो जारी करते हुए, इसके क्या मायने निकाले जाएं। और ऐन चुनाव के वक्त, हालांकि अब 2 दिन बाद राहुल गांधी इधर फिर से कश्मीर आने वाले हैं, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन उनका आज सीधे लगभग सप्ताह भर बाद अब खुद आना और खुद प्रहार करना, खुद लिखना एक्स पर, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि जो कुछ कर रही है बीजेपी वो गलत कर रही है, सरासर झूठ है, और आईटी सेल ने यहां झूठ का पुलिंदा जो है पिटारा खोल दिया है। प्रोफेसर रविकांत जी, शुक्रिया राजीव जी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस समय लाल चौक पर मौजूद हैं। 10 साल में शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है, लोकतंत्र की जैसी भी सही, लेकिन उस समय बयार बह रही है, तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी एक बड़ा दिन है, बड़ा समय है, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग ये समझते हैं कि राहुल गांधी ने जो वादा किया है कि वो स्टेटहुड का दर्जा बहाल करेंगे, और जो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है वो जरूर होगा, क्योंकि लोकतंत्र उनका अपना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। राहुल गांधी लगातार, और आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में वो वहां पहुंचे थे, उसके बाद जब चीनी घुसपैठ की खबरें आ रही थी उस समय भी वो लद्दाख में बाइक से पहुंचे हुए थे। और राहुल गांधी लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों के दुख दर्द में, उनके अकेलेपन में जरूर खड़े रहे हैं। ये जो अपनापन है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी ने तो पिछली बार कहा ही था कि मेरा एक रिश्ता है, वो जज्बाती रिश्ता कहे, वो खून का रिश्ता कहे कश्मीर के साथ, कश्मीरी लोगों के साथ। ये महत्वपूर्ण ये है कि कश्मीर सिर्फ नहीं बल्कि कश्मीरी लोगों के साथ ये रिश्ता, और उस रिश्ते को राहुल गांधी कहां लेकर के चलना चाहते हैं कि जो लोग वहां थोड़ा सा नाराज हुए थे और आतंकवादी घटनाएं पिछले द्रोही जिस तरह की हुई है, तो कश्मीर में फिर से शांति, अमन, चैन और लोकतंत्र बहाल हो। लंबे समय तक इंटरनेट वहां पर बंद रहा, लोगों को नजरबंद रखा गया, तमाम पत्रकारों को जेल भेजा गया। ये जो पूरी परिस्थितियां बना दी गई थी कि आपको उस लोकतंत्र का गला घोंट देना है, उससे निकलने की या उससे निजात मिलने की ये जो कोशिश चल रही है, और उसमें राहुल गांधी का हस्तक्षेप करना, और पूरे तरीके से वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, ये आश्वस्त करता है कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो लोकतंत्र है और लोगों की जो अपनी अपेक्षाएं हैं, लोगों की जो तकलीफें हैं, उनके प्रति राहुल गांधी जिस तरह से मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं, वो आने वाले भविष्य में एक बेहतर देश का निर्माण करेंगे। मैं विश्वगुरु होने की बात नहीं करता, ये सब जुमलेबाजी है, लेकिन एक बेहतर भविष्य होगा भारत का, अमन चैन होगा, समृद्धि होगी, और लोग एकजुटता के साथ खड़े होंगे। फिर से ये जरूर राहुल गांधी बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनके जो ट्वीट है, आज एक और उन्हें ट्वीट किया, वो उड़ीसा को लेकर के, उड़ीसा में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उनका प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है। एक पुलिस का पूरा थाना एक सैनिक के साथ, सैन्य अधिकारी के साथ, उसके मंगेतर के साथ जो व्यवहार करता है, अगर यही व्यवहार किसी नॉन बीजेपी सरकार में हुआ होता तो ये पूरा मीडिया और पूरी बीजेपी आसमान सिर पर उठा लेती। लेकिन ये जो उड़ीसा में हुआ है वो कितना भयावह है, और मुझे लगता है कि चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो उड़ीसा में हो या कर्नाटक में हो, किसी भी महिला के साथ या किसी भी नागरिक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हमेशा ही आलोचना उसकी होनी चाहिए, और उसके लिए न्याय के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए। तमाम जो सैन्य अधिकारी थे उन्होंने भी आलोचना की है, राहुल गांधी ने भी आलोचना की है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, लोगों का विश्वास कैसे लोकतंत्र में लौटेगा। मोदी जी की यात्रा पर तो ग्रहण लगने जा रहा है। एक तो राहुल गांधी अभी जो बातें रख करके आए हैं, मोदी जी क्या उस पर कोई कमेंट करेंगे, कितना बोल पाएंगे, और भारतवंशियों को वो कैसे संबोधित करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बाद जब वो जा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का ये देखना होगा कि मोदी जी वहां पर कैसे रिएक्ट करते हैं। रही बात उसकी कि राहुल गांधी को जिस तरह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो रही है उन 2 मुद्दों पर,
भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा रिएक्ट किया, और रिएक्ट ही नहीं किया बल्कि उनकी हत्या तक की धमकी दी गई, जिसमें उन्होंने सिखों को लेकर के बात की थी, जिस तरफ इशारा किया गर्ग साहब ने। और आज राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो बात उन्होंने कही थी उसका मतलब ये है। और दूसरा, आरक्षण को लेकर के जिस पर पूरा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपना ही अमला नहीं लगाया था, उन तमाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दलों को भी लगा दिया था जो बीजेपी से ही इस तरह से सहयोग की भूमिका में है, लेकिन अलग है। मतलब मायावती ने राहुल गांधी के उस वक्तव्य को लेकर के विरोध किया था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो आरक्षण की विरोधी है, जबकि राहुल गांधी बराबर उस बात को कहते रहे हैं कि वो दलितों और आदिवासियों की जो बढ़ी हुई आबादी है उसके अनुसार आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं, और 50% की सीमा को भी वो खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी का जो पूरा प्रोपेगेंडा है उसको एक्सपोज किया राजरत्न अंबेडकर ने, जिसकी तरफ इशारा किया था प्रशांत जी ने। राजरत्न अंबेडकर कौन है? बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र है। और राजरत्न अंबेडकर के बारे में मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि एक तो वो न तो कोई पॉलिटिकल आदमी है और न ही उनकी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है, क्योंकि मैं उनके साथ पिछले साल गोरखपुर में था, एक मंच पर था, और वहां पर जो उन्होंने बातचीत की थी लोगों के बीच में, वो कांग्रेस के समर्थक नहीं है, राहुल गांधी के समर्थक नहीं है, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों, मूल्यों और विचारों के आधार पर चलने वाले व्यक्ति हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन खुद बाबा साहब ने किया था 1954 में, उसके वो अध्यक्ष हैं और खुद में बुद्धिस्ट हैं, और भारत में ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में जाकर के वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजरत्न अंबेडकर को अप्रोच किया कि आप ये कहिए कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है। उसको उन्होंने बताया अपने वीडियो के जरिए। उन्होंने ये भी कहते हुए कि मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं ये हम सब अंबेडकरवादी चाहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, लेकिन कब खत्म होना चाहिए? कि जब सामाजिक जो असमानता है, भेदभाव है, शोषण और अन्याय खत्म हो जाए। यही तो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे। तो वो राजरत्न अंबेडकर ने जो भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया है, तब से आप देख रहे हैं कि उसके बाद खामोशी है। तो उस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को नहीं घेर सकी, जबकि जवान काट लेना, जवान जला देना, ये सारी बातें हुई राहुल गांधी के खिलाफ। और मुझे तो ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के बुरे दिन शुरू हो गए थे तभी से, जब से उन्होंने 400 पार का नारा दिया। और वही जब उनके लोगों ने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए, इस मुद्दे को राहुल गांधी ने जिस तरह से उठाया था और लोगों के बीच में, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बीच में वो पहुंचे थे, आज राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के नेता ज्यादा है। वो नौजवानों और किसानों में भी उतने ही लोकप्रिय है, लेकिन जितना शिद्दत से मैं दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बीच में उनकी लोकप्रियता को देख रहा हूं, वो शायद और दूसरी जगह नहीं है। वो समाज आज उनको अपना नेता मान रहा है। तो कोशिश यही हो रही थी कि राहुल गांधी को किसी तरीके से डिस्क्रेडिट किया जाए और राहुल गांधी की छवि का पैशाचीकरण किया जाए, लेकिन ये दांव भी उल्टा चला गया। तो राहुल गांधी के हर मुद्दे पर बीजेपी जो खेल करना चाहती है वो अब नहीं हो रहा है। और आप अमेरिका में क्या करेंगे मोदी जी? वहां सिख समुदाय को कैसे वो संबोधित करेंगे? जो पिछले दिनों हुआ, अजीत डोभाल साहब को एक सम्मन जारी हुआ और अब वहां पे और बैठकें चल रही हैं, तो उसमें तो बहुत मुझे फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन देखना यह होगा कि कल क्या चीजें होती है अमेरिका में, और अमेरिका से जब मोदी लौट करके आएंगे तो भारत को क्या देंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो बतौर प्रधानमंत्री पूरे दुनिया भर का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी अभी वही है। कितना आया भारत में निवेश, इसका जवाब, और जो खर्चा हो रहा है प्रधानमंत्री की यात्रा पर, वो तो बीजेपी आरएसएस वो है जो हर छात्र से भी पूछती है कि साहब आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप पर इतना जो टैक्स खर्च हो रहा है उसके बदले आप क्या दे रहे हैं देश को। ये भी पूछा जाना चाहिए। मोदी जी बराबर जो जाते हैं विदेशी दौरों पर, वो भारत को क्या दे रहे हैं, भारत को मिल क्या रहा है।
अगर आज भी हंगर उस स्ट्राइक उसमें इंडेक्स में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है, तो क्यों है? 81 करोड़ लोगों को आप जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये स्थिति क्यों बनी हुई है लोगों की? देखिए राजू जी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुकाबला बिल्कुल 1-1 है, माने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, लेकिन एनएलओ गठबंधन है, वहां पर जेजेपी और एएसपी का गठबंधन है। ये केवल मुझे लगता है कि वोट कटवा की भूमिका में है। वहां पर एक अच्छी बात हरियाणा में ये हुई कि अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे तो जैसा कि आशंका थी कि वो केवल बीजेपी पर हमला करेंगे या कांग्रेस पर भी हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सधी हुई भाषा में केवल बीजेपी पर हमला किया और ये कहा कि बीजेपी ने हमको इतना प्रताड़ित किया, जेल में रखा, और मैं भी हरियाणा का बेटा हूं और यहां का बच्चा भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला लेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रति बिल्कुल साइलेंट रहे अरविंद केजरीवाल। ये जरूर उन्होंने कहा कि यहां पर आम आदमी पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। इससे ये उम्मीद बनती है कि अरविंद केजरीवाल जैसा महत्वाकांक्षी नेता, जिनके बारे में बहुत सारी आशंकाएं थी कि कहीं इंडिया गठबंधन उनकी वजह से टूट न जाए, लेकिन अगर वो राहुल गांधी के पिछले दिनों उनके खिलाफ जब जेल उनको भेजा गया था, उसमें राहुल गांधी खड़े हुए थे, अगर इस समय वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खामोश है तो ये दिखाता है कि इंडिया अलायंस अभी मजबूत है और आगे भी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में रहेगा। आने वाले दिल्ली के चुनाव में भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े। हरियाणा में तो बिल्कुल लड़ाई मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में दिखाई पड़ रही है। उन 90 सीटों पर जहां मुकाबला है, वहां मिनिमम 50 सीटों पर कांग्रेस बढ़त की स्थिति में है और ये आंकड़ा 60 तक पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कांग्रेस का जो गठबंधन है वो वहां पर मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और जो स्टेट हुड की बात है, राहुल गांधी का जो ऐलान है, उसके प्रति कश्मीरी अवाम ज्यादा संवेदनशील है। और प्रशांत जी ने बिल्कुल ठीक कहा, यहां से हम लोग भी महसूस करते हैं कि चाहे वो लद्दाख राहुल गांधी जब गए थे या भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, तो राहुल गांधी के प्रति जो कश्मीर के लोगों में दीवानगी दिखाई पड़ी थी, जो उनके प्रति विश्वसनीयता है, वो मुझे लगता है कि आज भारत के किसी भी नेता के प्रति कश्मीर के लोगों की विश्वसनीयता नहीं है। राहुल गांधी वहां जाएंगे और बीच में भी गए थे, वो एक निर्णायक मुझे लगता होगा जम्मू कश्मीर में। और इन चुनावों के बाद जो नतीजे हम लोग 8 तारीख को देखेंगे, और उसमें निश्चित तौर पर न तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई उम्मीद दिखाई पड़ रही है, वहां बीजेपी निर्दलियों के सहारे है, गोपाल कांडा जैसे लोगों के सहारे है कि अगर वहां 10 निर्दलीय जीत करके आते हैं तो वहां थोड़ा खरीद फरोख्त हो जाए, डरा लें, प्रलोभन दे दें, मंत्री बना लें। ये कोशिश में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लगी हुई है। उसी तरह की उम्मीदें उसको जम्मू कश्मीर में है। आश्चर्य इस बात का है कि अमित शाह वहां पर ईद और मुहर्रम पर एक सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी भी याद है कि होली और दिवाली पर 2 सिलेंडर देने का वादा किया गया था, और वो तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं मिले। वो उत्तर प्रदेश जिसने पिछले 2 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ मैंडेट दिया, विधानसभा चुनाव में मैंडेट दिया, इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबक सिखाया कि अयोध्या भी आपको हारना पड़ा, और वो मुद्दा था सबसे बड़ा संविधान को बचाने का। तो दरअसल अमित शाह जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अमित शाह की लॉन्चिंग हो रही है वहां से। अभी तक तो वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले नेता रहे हैं, लेकिन इस समय वो थोड़ा सा नरेंद्र मोदी के कदम पर जा रहे हैं कि सऊदी अरब जाए तो वो मुसलमानों से गले मिले और भारत में आकर के वो कपड़ों से पहचानेंगे और वो मीट मछली मटन और ये सब बात करेंगे। तो अमित शाह संभवतः, मेरी जानकारी में हो सकता है कि ना हो, लेकिन अमित शाह ने पहली बार मुसलमानों के लिए इस तरह का वादा किया है। मैं इसको समझता हूं कि एक लॉन्चिंग है नरेंद्र मोदी के एक उत्तराधिकारी के रूप में, कि वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के हर प्रदेश में उनकी अपनी पहुंच है, पहचान है, इसको वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रशांत जी ने जिस तरह इशारा किया था कि क्यों हिम्मत नहीं हुई, हिंदू हृदय सम्राट और जो
बुलडोजर न्याय करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, उनको, और वो तो जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होगा, 2 पत्रकारों पर एफआईआर हो गई, केवल उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो सोकॉल्ड ठाकुरवाद है उसके कुछ आंकड़े जारी कर दिए थे और वो ट्विटर पर अखिलेश यादव ने रिट्वीट कर दिया। तो उसके बाद एक अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी, इन 2 पत्रकारों पर एफआईआर हुई है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उसी तरह से सरकार चलाना चाहते हैं। तो ये जो योगी आदित्यनाथ की मजबूती है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? वहां पर भी उनको जाना चाहिए। अब वो तो भगवाधारी है, वो तो अपने आप को, और जो एफआईआर में लिखी हुई भाषा है उसको आप देखेंगे तो वो ईश्वर के अवतार कहे जा रहे हैं। तो ईश्वर के अवतार को अगर ले गए होते, और मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, तो दो इस समय ईश्वर के अवतार भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर फिर भी चुनाव हार जाते हैं तब आप समझ लेंगे कि इस देश का जो मालिक है वो देश की जनता है, जिसे संविधान ने अधिकार दिया है। ये नॉन बायोलॉजिकल कहने से, ईश्वर का अवतार कहने से लोकतंत्र में चुनाव नहीं जीते जा सकते और लोकतंत्र में सत्ता अपने पास नहीं रखी जा सकती है। लोकतंत्र में संविधान की ताकत चलती है और लोगों की ताकत चलती है। चुनावी नतीजे जो कहने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, वो संकेत है कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस आप कह लें या राहुल गांधी की राजनीति कह लें, राहुल गांधी एक सर्वसम्मति से इस देश के सबसे विश्वसनीय नेता के रूप में हमारे सामने है। और वो राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि चाहे मुझे पॉलिटिकल नुकसान क्यों ना उठाना पड़े फिर भी मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा, ये ऐलान उनकी शिद्दत को दिखाता है, जी। उनकी राजनीतिक समझबूझ को दिखाता है और संविधान लोक